अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो में हम नाज़ीवाद और हिटलर के उदय के बारे में पढ़ेंगे। नाज़िज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। सबसे पहले जानेंगे कि हिटलर के उदय से पहले जर्मनी में क्या चल रहा था और किन परिस्थितियों में हिटलर का उदय हुआ। बैकग्राउंड समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार से, जिसके बाद वो परिस्थितियां बनती हैं जिसमें हिटलर का उदय हुआ। तो संक्षेप में सबसे पहले हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसके बाद ही जर्मनी में हिटलर का सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध दो गुटों के बीच हुआ था। एक तरफ मित्र राष्ट्र अलाइज थे तो दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियां सेंट्रल पावर। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका ये सब देश मिलकर के लड़ रहे थे। तो दूसरी तरफ तीन राष्ट्र जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की युद्ध कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्र विजयी हुए और केंद्रीय शक्तियों की पराजय हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद जीते हुए देशों ने हारे हुए देशों से संधियां की। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ जो संधि की वह वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के नाम से जानी जाती है। इस संधि में जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया और युद्ध में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। यह संधि जर्मनी के लिहाज से काफ़ी कठोर एवं अपमानजनक थी। इस ट्रीटी में क्या क्या तय किया गया था, जानने के लिए इस संधि की धाराओं पर गौर करते हैं। 1919 में जर्मनी ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें 439 धाराएं थी, लेकिन यहाँ हम मुख्य धाराएं जान लेते हैं। जर्मनी के सारे उपनिवेश छीन लिए गए। जर्मनी के 10% आबादी क्षेत्र और 13% भूभाग भी मित्र देशों ने बांट लिया जर्मनी से छीनकर। जर्मनी की सैनिक शक्ति भी नियंत्रित की गई। अब जर्मन सेना 1 लाख सैनिक से ज़्यादा नहीं होगी, तय कर दिया गया। एयरफोर्स बिल्कुल समाप्त कर दी, नेवी बिल्कुल समाप्त कर दी, केवल थल सेना वो भी 1 लाख तक लिमिटेड। जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व स्वीकार करना पड़ा और इस युद्ध में हुए समस्त नुकसान की भरपाई के लिए जर्मनी को 6 अरब पाउंड की भारी भरकम राशि का जुर्माना लगाया गया, जो जर्मनी कभी नहीं चुका पाया। जर्मनी को अपने 75% लो भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। सो इन दिस वे द पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज ए हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी फॉर जर्मन्स। फर्स्ट वर्ल्ड वार अब तक का सबसे बड़ा युद्ध था। जन धन का भारी नुकसान हुआ। यूरोप महाद्वीप को इस युद्ध ने तोड़ कर रख दिया। इस युद्ध में 10 खरब रुपए प्रत्यक्ष रूप से खर्च हुए और जानमाल की परोक्ष हानि का तो अनुमान लगाना ही मुश्किल था। लगभग 4 साल चले इस युद्ध में 80 लाख लोग मारे गए, 2 करोड़ लोग घायल हुए। आधुनिक समय का अब तक का सबसे विनाशकारी युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध ने यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को चौपट करके रख दिया। नुकसान सभी का हुआ, लेकिन हारने वाले देशों की स्थिति ज़्यादा बदतर थी। पिछले वीडियो रूसी क्रांति में हम पढ़ चुके हैं कि रूस भी इसमें भाग लेता है। मित्र देशों की तरफ से रूस की स्थिति खराब हुई और जनता ने युद्ध के दौरान ही 1917 में रूस में क्रांति की और रूस युद्ध से अलग हो गया। अब हम युद्ध के बाद जर्मनी की स्थिति पर गौर करें कि जर्मनी में इस युद्ध के बाद क्या बदलाव देखे गए, जर्मनी में इस युद्ध के बाद क्या चल रहा था। तो पहले हम राजनीतिक बदलावों की बात करें। युद्ध के बाद जर्मनी का शासक विलियम केसर जर्मनी से भाग गया और राजतंत्र समाप्त हुआ। 1919 में जर्मनी में वाइमर नामक जगह पर नया संविधान बनाया गया, जिसे वाइमर संविधान के नाम से जाना जाता है। तो वाइमर संविधान लागू किया गया और जर्मनी गणतंत्र बना। वाइमर संविधान के अनुसार चुने गए प्रतिनिधियों की प्रतिनिधि सभा राइक्सटैग का निर्माण किया गया। संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति को बनाया गया।
राष्ट्रपति राइक्सटैग में बहुमत के नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर चुनता था, जिसे चांसलर कहा जाता था। इस प्रकार जर्मनी में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई। ये तो है राजनीतिक बदलाव। अब हम आर्थिक प्रभावों का उल्लेख करें कि आर्थिक परिवर्तन क्या देखे गए। तो जर्मनी पर प्रथम विश्व युद्ध की हार का बड़ा ही बुरा असर पड़ा जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर। वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी के लोग कोयला क्षेत्र छीन लिए गए और युद्ध क्षतिपूर्ति का भारी अर्जाना लगाया गया, जिससे जर्मनी की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। जर्मन मुद्रा मार्क प्रचलन में थी उस समय, जिसका बड़ी तेज़ी से अवमूल्यन हुआ, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। एक अमेरिकी डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, ज़रूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। जर्मन नागरिकों को पाव रोटी यानी ब्रेड खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दर्शाने वाले कैरिकेचर बनाए गए। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुद्रा का अवमूल्यन कितनी तेज़ी से हो रहा था। तो इसे अर्थशास्त्रियों ने अति मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन नाम दिया गया। इस आर्थिक संकट से जर्मनी को निकालने के लिए अमेरिका ने जर्मनी को लोन दिया। डॉब्स नामक योजना बनाई गई, लेकिन बाद में 1929 में जब अमेरिका स्वयं आर्थिक महामंदी की चपेट में आ गया, तो ऐसे में जर्मनी की एक बार संभली अर्थव्यवस्था फिर बिगड़ती चली गई। बेरोजगारी इस कदर बढ़ने लगी कि लोग गले में तख्ती लटकाए खड़े दिखाई देने लगे, जिस पर लिखा होता था, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। जर्मनी की इस खराब होती आर्थिक स्थिति को सुधारने में वाइमर गणराज्य विफल रहा, क्योंकि वाइमर गणराज्य राजनीतिक अस्थायित्व के दौर से गुजरा। 1919 से 1933 तक की अवधि में, जब तक कि हिटलर सत्ता में नहीं आया, वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा। इस प्रकार किसी भी चुनी गई सरकार की औसत अवधि 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही। यानी कोई भी चुनी गई सरकार की औसत अगर हम निकालें तो 1 साल का समय भी पूरा नहीं कर पाई। लोगों का चुनी गई सरकार से भरोसा उठने लगा। तो इस प्रकार स्पष्ट है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जर्मनी राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और आर्थिक गिरावट, इकोनॉमिक डाउनफॉल के दौर से गुजर रहा था। ऐसी स्थिति में जब सरकार में लोगों का विश्वास कम होने लगा और तानाशाही के उदय की परिस्थितियां बनने लगी, क्योंकि लोग सोचने लगे कि कोई ऐसा नायक, हीरो आए जो देश को इन संकटों से उबारे। ऐसी नाजुक परिस्थितियों में हिटलर का उदय होता है।